डियर स्टूडेंट, यह ग्रामर सीरीज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग केस को पढ़ेंगे। केस के जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका कोर अंडरस्टैंडिंग है, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आगे आने वाला जो चैप्टर है नरेशन, या फिर इसे आप स्पीच भी कहते हैं, इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट होता है नरेशन में, चेंज ऑफ पर्सन। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे ये चेंजिंग को बहुत ही आसान तरीके से आप चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग केस पढ़ेंगे और केस के 4 टाइप्स होते हैं उसको डिटेल में देखेंगे। और साथ में पजेसिव केस के कुछ स्पेशल फीचर को भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि केस है क्या, केस कहते किसको हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कहता है इट इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, केस सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को बताएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कहता है कि किसी सेंटेंस में जो और सारे वर्ड्स होंगे, जो और सारे शब्द होंगे, उनसे रिलेशन बताएगा। और कौन? नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ यही 2 बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है लता कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखिए लता। लता क्या है? यहाँ पे एक नाउन है जिसका रिलेशन इस सेंटेंस में बाकी के जो वर्ड्स हैं उससे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लता एक केस होगा। अब कौन सा केस होगा आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ पे दे एक प्रोनाउन है जो कि इस सेंटेंस में दूसरे जो शब्द है जैसे ग्राउंड, इससे इनका फंक्शन को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दे क्या है? केस है एक। चलिए अब देखते हैं केस के टाइप्स। तो केस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसका नाम है सब्जेक्टिव केस, जिसे आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, मतलब इसी का ये दूसरा नाम है। ठीक है, दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पजेसिव केस, और चौथा वोकेटिव केस। तो यहाँ पे 4 केस के टाइप हैं, इसको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप सब्जेक्टिव केस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्टिव, इसका मतलब कि सब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, आप ऐसे नेमोनिक से याद रख सकते हैं, ऐसे मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ इसमें। और दूसरा इसका नाम है नॉमिनेटिव केस, जो कि नेम से बना है। तो आपको पता है ना केस किसको कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन बताने वाले शब्द को केस कहते हैं। और नाउन या प्रोनाउन ही आप ऐसे समझ लीजिए एक केस है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कहता है कि जब किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन या फिर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसा काम करता है। आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें कोई नाउन या फिर प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है माई ब्रदर वॉक्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जाम्पल है रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। तो यहाँ पे रीडिंग एक नाउन है
अब बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो रीड मीन्स पढ़ना, तो इसका V4 यानी ING फॉर्म है, तो ये नाउन कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं ये एक जेरंड है और जेरंड एक नाउन के जैसा काम करता है। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब कोई वर्ब में ING लगाकर उसे नाउन का काम लिया जाता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज करके सब्जेक्ट के जैसा काम लिया जाता है तो उसको हम जेरंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट के जैसा है, या फिर आप कहें तो एक सब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जाम्पल है श्याम। ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। श्याम विल गो टू पटना, तो यहाँ पे श्याम हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे माई ब्रदर, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद श्याम, ये तीनों के तीनों सब्जेक्टिव केस में हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सब्जेक्टिव केस में और ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें डिटेल नहीं देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे पजेसिव केस में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, तो जैसा कि आपने समझा कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के रूप में या फिर सब्जेक्ट का काम करने वाले नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह पे या फिर आप कहें कि ऑब्जेक्ट के जैसा काम करने वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख दिया हूँ। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा, जायज सी बात है। तो किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है सरिता डज नॉट ईट राइस। सरिता डजंट ईट राइस, तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, ईट है, और इसका ऑब्जेक्ट बनकर आया है राइस, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पे राइस कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जाम्पल है माई मदर सर्व्स मी अ डिश। मेरी माँ मुझे एक डिश परोसती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे जो वर्ब है वो है सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना। जब आपको थाली में भोजन लगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं सर्व किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्व के दो ऑब्जेक्ट है, पहला तो मी और दूसरा डिश। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि जो मी है ये एक प्रोनाउन है और डिश क्या है, एक नाउन है। तो केस क्या होता है, केस नाउन या प्रोनाउन ही तो होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है पजेसिव केस। देखिए यहाँ भी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आप इसे नाम से ही बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। पजेसिव का मतलब है कि ऐसा कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि पजेशन को बताए। अगर सीधी भाषा में कहें तो पजेसिव केस उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो कि रिलेशनशिप या फिर ऑनरशिप बताए। रिलेशनशिप का मतलब कोई रिलेशन बताए। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब कि आप किसी भी चीज़ के मालिक हैं, जैसे माई हाउस, मेरा घर। तो यहाँ पे जो माई है ये क्या है, एक
ऑनरशिप ही तो बता रहा है। तो इस तरीके से जो भी नाउन या प्रोनाउन बताएगा उसको हम पजेसिव केस कहेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सच केस व्हिच इंडिकेट्स, यहाँ पे इंडिकेट्स में आई छोटा हुआ है तो आप टेंशन नहीं लेना। सच केस व्हिच इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप और पोजीशन बिटवीन टू नाउन्स और ए नाउन एंड अ प्रोनाउन। यहाँ पे बात को समझिएगा, ये डेफिनेशन बोल रहा है कि ऐसा कोई भी केस जो कि रिलेशनशिप को या फिर पोजीशन को बताए और किसके साथ, तो दो नाउन के बीच में बताए या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में बताए, तो उसको हम बोलेंगे पजेसिव केस। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, देखिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सोनी लव्स हर मदर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे जो हर है ये कौन सा केस है, पजेसिव केस, क्योंकि यहाँ पे जो हर है उसकी, सोनी अपनी माँ को प्यार करती है। तो यहाँ पे जो हर है ना, ये रिलेशन बता रहा है इस सब्जेक्ट से इस मदर का, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही रिलेशन बताया तो ये हर हमारा कौन सा केस हो गया, पजेसिव केस। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, रोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोहन के पिता एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए रोहन्स फादर, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। आगे मैं बताऊंगा पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस कब लगाया जाता है। तो रोहन्स फादर, रोहन के पिता का यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इनका पोजीशन बताया जा रहा है, या फिर आप कहें तो एक प्रकार से ये रिलेशन भी हुआ। तो रोहन्स फादर, रोहन के पिता, ये रिलेशनशिप ही तो बता रहा है। तो यहाँ पे रोहन्स अस्ट्रोफियस जो लगा हुआ है ये कहा जाएगा पजेसिव केस में है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हीज ब्रदर, उसका भाई, किसका भाई, तो ये ब्रदर का रिलेशनशिप हीज से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हीज हमारा हो गया पजेसिव केस। क्लियर, चलिए अब पजेसिव केस को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और केस की बात करते हैं, वो है वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या है, अब इसको समझते हैं। तो कहता है कि सच केस दैट इंडिकेट्स अ पर्सन बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय हिज और हर नेम। मतलब ऐसा केस जो किसी पर्सन को एड्रेस करे और डायरेक्टली उसके नाम से एड्रेस करे। एड्रेस करना का मतलब संबोधन करना, किसी को बुलाए या फिर किसी को एड्रेस करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे उसकी ओर ध्यान खींचना, उसको संबोधन करना। तो उस तरीके के जो भी वर्ड यूज किए जाएंगे उसको वोकेटिव केस ही कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल में वहाँ पे मोनी भी है, सोनी भी है, रेखा भी है, मोहन, सोहन, बहुत सारे ग्रुप में है। तो यहाँ पे मोनी को देखिए कैसे बोला जा रहा है, मोनी कुड यू प्लीज ओपन द डोर। अब यहाँ पे मोनी को उसके नाम से संबोधन करके कहा जा रहा है कि मोनी क्या दरवाज़ा खोल दोगे। तो यहाँ पे जो मोनी है ये वोकेटिव केस में है। ये एक तरह से जो सब्जेक्टिव केस है ना उसी का एक पार्ट है। अब ये मॉडर्न इंग्लिश में वोकेटिव केस को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में पढ़ा जाता था। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में से कोई ये ना कहे कि वोकेटिव केस नहीं बताया गया। दूसरा एग्जाम्पल है, ब्रदर लिसन टू मी। अब आप जा रहे हो ट्रेन पे, बस स्टॉप पे, और कोई भी लड़का ऐसे ही मिल गया अजनबी, तो आप कहोगे भैया जरा सुनिए, है ना। तो वहाँ पे जो आपने संबोधन किया, जो ब्रदर, मतलब आपने वहाँ पे उसको एड्रेस किया, तो वही जो एड्रेस करने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वोकेटिव केस होगा। अब उसी तरीके से आप प्लेटफॉर्म पे हो और वहाँ पे कोई लड़की है, तो आप उससे हेल्प आपको मांगना है, तो आप कैसे उनको एड्रेस करोगे, उनका नाम भी नहीं पता आपको, तो आप ऐसे कहोगे सिस्टर कैन यू हेल्प मी, बहन क्या आप मुझे मदद करेंगे या फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टर है ना ये वोकेटिव केस में है, क्योंकि उसको संबोधन करने के लिए बोला गया है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुआ होगा।
अब चलते हैं पजेसिव केस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा था कि लिखा हुआ था नाउन एंड केस, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। जो नाउन होते हैं ना वही तो एक प्रकार के केस होते हैं, और उसी नाउन का पजेसिव फॉर्म यानी पजेसिव केस कैसे बनाएंगे उसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला यहाँ पे पजेसिव केस ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सजीव चीज़ है, जो लिविंग थिंग्स है, उसका हम पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। तो जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पुट एन अपस्ट्रॉफी एंड एन एस, मतलब एक अपस्ट्रॉफी लगाएंगे और एक एस लगाएंगे आफ्टर ए सिंगुलर नाउन। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे हमको पजेसिव केस बनाना है और वो लिविंग थिंग है, सजीव है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, अपस्ट्रॉफी लगाओगे और एस लगाकर आप पजेसिव केस बनाओगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है लता की किताब। मान लो कि यहाँ पे लता का पजेसिव केस बनाना है किताब के साथ, तो लता क्या है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है, तो हमने लता में अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया है और हमारा पजेसिव केस बन गया लताज। और पूरा सेंटेंस है लताज बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो लता में अपस्ट्रॉफी लगाया गया है ये पजेसिव फॉर्म है लता नाम के नाउन का। दूसरा एग्जाम्पल है रोहन्स ब्रदर इज कमिंग हेयर। तो यहाँ पे देखिए रोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन का पजेसिव बनाना था हमें, तो हमने क्या किया, अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। तो जब भी कोई सजीव नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा तो आप उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगाओगे। जैसे अगले नाउन में देखिए द चिल्ड्रेन्स रूम इज ऑलवेज मेसी। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन ये क्या था, प्लूरल नाउन है और एक सजीव नाउन है, तो इसको हमें बनाना था पजेसिव केस, तो हमने क्या लगा दिया, अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेंस वॉइसेस आर डीपर देन वीमेंस वॉइसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेंस के जो वॉइसेस होते हैं और डीपर होते हैं वीमेंस के वॉइसेस के। तो यहाँ पे मेन क्या था, प्लूरल लिविंग थिंग था, मतलब प्लूरल नाउन था और एक सजीव था, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया है और ठीक उसी तरीके से विमन में भी लगाया है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, होता ये है कि कभी कभी लिविंग थिंग्स जब प्लूरल होते हैं तो उसके लास्ट में ऑलरेडी एस पहले से लगा हुआ होता है। जैसे हमें लिखना है बॉयज, लड़कों का कमरा अगर लिखना है तो इसमें तो पहले से एस लगा हुआ है, तो अगर इसका पजेसिव बनाना होगा तो इसमें पहले से एस लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे बॉयज रूम। समझ आया? चलिए आगे बताता हूँ, ये रूल आगे में लिखा हुआ है। सच लिविंग थिंग्स दैट एंड इन एस, ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स जो कि एस से अंत होता है, जस्ट ऐड एन अपस्ट्रॉफी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी ही ऐड करना है, एस नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉयड ऑल द फार्मर्स क्रॉप। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो विंड्स था वो डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया फार्मर्स के क्रॉप्स के। तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मर हैं, प्लूरल्स हैं, और प्लूरल्स होने के कारण फार्मर्स जब प्लूरल्स हुए तो उसके अंदर एस ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसका पजेसिव बनाना था, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी को लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल है द प्यूपिल्स डेस्क आर अरेंज्ड इन रोज। अब यहाँ पे देखिए प्यूपिल्स ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में था, तो हमने क्या किया है कि उसमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाया है। और ये प्यूपिल्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो कि स्कूल में हो, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 10th जो स्टैंडर्ड होता है ना वहाँ तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम प्यूपिल्स बोलते हैं, और उसके बाद वाले 11th 12th वाले को हम स्टूडेंट बोलते हैं।
याद रखिएगा ये बातें भी। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड। अब यहाँ पे इस रूल को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कोई निर्जीव चीज है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड कहने का मतलब उसको मानव का रूप दिया गया है, मानव जैसा ट्रीट किया गया है। वो असल में तो निर्जीव था, बट उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब उसको एक मानवीकरण किया गया है। तब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे उसका पजेसिव बनाने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, नेचर्स लव। अब आप बताइए, प्यार क्या नेचर कोई प्यार करता है? नहीं ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको मानव के रूप में। और ऐसे कौन करते हैं? ज़्यादातर पोएट जब अपनी पोएट्री लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि निर्जीव को भी सजीव बना देते हैं अपनी पोएट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नेचर्स लव, तो यहाँ पे लव की बात की गई है। तो नेचर क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन इसको एक पर्सन के रूप में देखा जा रहा है, इस कारण से यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक उसी तरीके से आगे देखिएगा, ऑटम्स हर्ट। अब ऑटम्स क्या होता है? ऑटम यहाँ पे एक सीजन है, ठीक है, लेकिन किसी पोएट ने ऑटम को एक पर्सन के रूप में देखा, तो यहाँ पे ऑटम्स हर्ट यानी उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। क्योंकि हर्ट किसके पास होता? नॉन लिविंग थिंग्स के पास हर्ट होता है क्या? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे हर्ट की बात की जा रही है, यानी दिल की बात की जा रही है, तो इस कारण से ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक है, अगला है स्प्रिंग्स हेयर। अब आप ये बताइए, क्या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के हेयर होते हैं क्या? यहाँ पे स्प्रिंग्स बसंत का बाल, ऐसा होता है? नहीं ना, लेकिन कोई जो पोएट है वहाँ पे इस स्प्रिंग को एक पर्सन के रूप में देखता है, तभी तो उसकी हेयर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। और जब आप 12th क्लास की एक पोएट्री पढ़ोगे, ऑटम टू द ऑटम, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पोएट जॉन कीट्स ने ऑटम को एक लेडी के रूप में पर्सोनिफाइड कर दिया है, मतलब एक लेडी के रूप में मानवीकरण किया है। तो वहाँ पे भी अगर बताना होगा पजेसिव केस तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो रूल है वह है पजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आपको किसी निर्जीव वस्तु का पजेसिव केस बनाना हो, जैसे कोई टेबल का बनाना हो, या फिर कुआं का पानी, या फिर तालाब का पानी, इस तरीके से आपको पजेसिव बनाना हो, तब आप ऑफ लगाकर पजेसिव केस बनाएंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन। तो देखिए टेबल क्या है? यहाँ पे नॉन लिविंग है ना, लेकिन आपने जैसे ही यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया नॉन लिविंग के साथ, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। तो यहाँ पे याद रखिएगा, टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग्स ऑफ टेबल होगा। यानी निर्जीव का जब भी नॉन लिविंग का पजेसिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे लेग्स ऑफ टेबल, इस तरीके से ऑफ लगाकर। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है? गलत है, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद दूसरा हमारा सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, तीसरी लाइन, द पॉन्ड्स वाटर, मतलब तालाब का पानी। तो जैसे ही ये पॉन्ड्स क्या है? नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग का पजेसिव बनाओगे तो आप द पॉन्ड्स वाटर नहीं लिखोगे, आपको लिखना होगा द वाटर ऑफ द पॉन्ड, मतलब ऑफ लगाकर बनाओगे। नॉन लिविंग का पजेसिव केस ऑफ लगाकर बनाएंगे तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज डर्टी। तो यहाँ पे मैं जानबूझकर ये दो सेंटेंस गलत लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस में एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन, अगर इस तरीके के मिलते हैं और इनका पजेसिव केस बनाना हो, अगर इनको पजेसिव केस बनाया जाएगा तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, एवरीवन्स मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन।
हर की जो मम्मी होती है वो अपने बच्चों को देखभाल करती है। तो यहाँ पे जो एवरी वंस है, यहाँ पे एवरी वन का बनाना था हमें पजेसिव केस, इसीलिए हमने यहाँ पे एवरी वन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस। तो यहाँ पे एवरीबॉडी का बनाना था तो हमने एवरीबॉडी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, और यहाँ पे नोबॉडी के बाद बनाना था तो हमने नोबॉडी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस को लगा दिया है। अब इसमें एक नोट याद रखिएगा कि अगर इनके साथ, किनके साथ, ये सब के साथ, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, ये सब के साथ अगर एल्स का प्रयोग हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी को एल्स के साथ लगाते हैं। जब भी एवरीवन, एवरी, ये जब आएगा समवन, समबॉडी, इसके साथ एल्स लगा होगा तो आप एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाओगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे वर्ड पे रिलाई करता हूँ, डिपेंड करता हूँ, तुम्हारे बात पे मुझे भरोसा है, कर सकता हूँ, नॉट समबडी एल्स, और किसी पे नहीं। तो यहाँ पे समबडी एल्सेस है ना, तो समबडी एल्स जैसे ही आया तो यहाँ पे एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्सेस। अब यहाँ पे जैसे देखिए नोबडी एल्स आया तो नोबडी एल्स में हमने अपॉस्ट्रोफी को लगाया है। तो ये थे आपके केस के बेसिक कंसेप्ट। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।